नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और आज हम बात करेंगे टैक्स की। क्योंकि टैक्स की जो तारीख है यानी आईटीआर फाइल करने की जो तारीख है वो बिल्कुल नजदीक है, 31 तारीख है। लेकिन साथ ही बजट उससे पहले आएगा। तो आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे, बजट को लेके होंगे, साथ ही टैक्स को लेके होंगे कि 31 तारीख को हमें क्या करना चाहिए, यानी उससे पहले हम अपना रिटर्न जल्दी से फाइल कर ले। क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें या ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं लोग, उनको उसमें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आपके तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस शो में मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत जी। रुचिका मैम, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार पर। थैंक यू अंकुर जी। जी मैम, सबसे पहले मुझे सवाल ये बताइए कि जैसे आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट इस समय बुल रन में है, तो काफी लोग शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे बजट के आसपास या बजट के बाद। तो आप मुझे ये बताइए कि जो इस साल उनकी जो टैक्स की अर्निंग हुई है शेयर मार्केट में, वो अपने इस पे टैक्स कैसे बचाएं। देखिए, जब हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये तीन तरह से ट्रेडिंग है। जी। एक, आप सिंपल एज ए इन्वेस्टर ट्रेडिंग करते हैं जिसके अंदर या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होंगे। जब हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर में नॉर्मली लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं। लिस्टेड शेयर्स में अगर आप शॉर्ट टर्म पे हैं तो आपको 15% टैक्स पे करना है, फ्लैट रेट। लॉन्ग टर्म में है तो 1 लाख रुपए तक की वैसे ही इनकम आप है, उसके बाद जो भी इनकम होगी उसके ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना है। इन जी। दोनों के अंदर आप खर्चे माइनस नहीं करते हैं, स्पेशली एसटीटी जो नॉर्मली लोग मिस्टेक करते हैं, एसटीटी माइनस करते हैं, वो नहीं करना है। एक चीज, सबसे पहली चीज है। उसके बाद जब हम ये बात करते हैं कि हमारी इनकम हो रही है एफएनओ के थ्रू या फिर हमारी इनकम हो रही है इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू, तो अब हम क्या करें। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एफएनओ की इनकम या स्पेकुलेटिव बिजनेस जो आपका इंट्राडे है उसकी इनकम जो है वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल है, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो एफएनओ में जब हमारी कोई भी इनकम आती है उसके अंदर जो भी हम खर्चा करते हैं, जैसे आप एफएनओ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं इंटरनेट का खर्चा करता हूँ, आप कहते हैं मैंने कंप्यूटर लिया उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा या फिर कोई और आपका एक्सपेंस है, तो वो सारे खर्चे आप एफएनओ से माइनस कर सकते हैं और फिर आप उस इनकम पे टैक्स पे करते हैं। अगर आपको एफएनओ पे लॉस होता है तो क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस इनकम है, तो आप इसको 8 साल तक लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि आप अगले साल की इनकम को घटा सके और उस पे बैलेंस अमाउंट पे टैक्स पे कर सके। अगर आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, यहां पर हमें खर्चे अलाउड नहीं होते हैं, मगर आप अगर इन केस लॉस होता है तो आप उसको 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मगर ये दोनों इनकम आपकी पीजीबी के अंदर टैक्सेबल होंगी। जी। तो हमें तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि आपकी इनकम कौन से हेड में आ रही है, कैपिटल गेन्स में आ रही है या बिजनेस इनकम में आ रही है। जी जी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो 10 लाख तक की इनकम वाले लोग हैं, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हर बार ये सवाल उठ के आता है कि न्यू टैक्स में जाएं ओल्ड में जाएं। क्योंकि आपकी मतलब इसका जवाब क्या है, क्योंकि ये सवाल सबके मन में आ जाता देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। आप कोई भी पोर्टल खोल लीजिए, इनफैक्ट इनकम टैक्स वालों ने खुद ही अपने पोर्टल पे सॉफ्टवेयर वहां पे अवेलेबल है जिसके अंदर आप डाल सकते हैं अपनी इनकम ओल्ड में भी और न्यू में भी, और आपको टैक्स पता चल सकता है कि किस में कम है। एज पर दैट आप टैक्स पे कीजिए, मगर यहाँ पे चैलेंज ये है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम के अलावा कोई और इनकम है तो आप हर साल ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, इस तरह से स्विच ओवर कर सकते हैं। बट अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपने जो एक बार रिजीम फॉलो की है सेम ही फॉलो होगी आपकी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस चीज के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे मैंने कहा इनकम टैक्स का पोर्टल खुद आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं, या आप जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, सीए हैं, उनके पास आप जाके एक बार चेक करवा सकते हैं कि किस में आपको टैक्स कम बैठेगा। ये टैक्स ज्यादा या कम 80 की डिडक्शंस की वजह से होता है या फिर सेक्शन 10 की एग्जेम्पशंस की वजह से होता है, तो उसमें आपको कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। है। जी। अच्छा, मेरा एक तीसरा सवाल होगा कि लोग अक्सर रिटर्न फाइल करने के लिए, आज हमारे पास कुल मिला के 10 या 11 दिन बचे हैं, तो कौन सी वो गलतियां करते हैं या कौन सी वो चेकलिस्ट होनी चाहिए हमारे पास कि ये गलतियां ना हो। बिल्कुल। खासकर अब आज की डेट में जब बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपीज हैं उनके पास, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारी गलतियां हैं जो होती ही होती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास कोई क्लाइंट आया और वो कहता है मेरी रिटर्न फाइल कीजिए। हम उसका AIS A26 खोलते हैं और हम उसको बोलते हैं कि आपकी तो शेयर ट्रेडिंग भी है। वो सिंपली डिनाई कर देते हैं, नहीं जी मैंने तो कभी बेचा ही नहीं।
तो आप जब भी रिटर्न भरने भरने के लिए जाते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए आपका 26 AS, आपका AIS, आप दोनों से अपनी इनकम टैली कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने शेयर्स बेच दिए होते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता एट द एंड ऑफ द ईयर कि आपने ये शेयर्स जी। बेचे भी हैं। इसके अलावा जो आप ITR फॉर्म फाइल करते हैं, आप ITR का ध्यान रखिए कौन सा ITR फॉर्म फाइल कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि FNO और स्पेकुलेटिव इनकम इंट्राडे जो है वो PGBP की इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ITR 3 फाइल करना है। अगर आपकी नॉर्मल शेयर्स की ट्रेडिंग है तो वो कैपिटल गेन्स के अंदर आ रही है, ITR 2 फाइल करना है। तो आपको ITR का ध्यान बहुत जरूरी है जो रखना है। इसी तरह से अगर आप AIS देखते हैं तो AIS में नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कोई FD है जॉइंट नेम से है, तो जिसका पहला नाम होगा या जिसका पैन नंबर आपने दिया होगा, उसकी उसकी इनकम पे या उसके नाम पे इंटरेस्ट रेट होता है। हालांकि वो इनकम दोनों में बंटनी चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिमिलरली जो लोग HRA की डिडक्शन क्लेम करते हैं, उनको अगर 1 लाख से ऊपर का उनका रेंट है पूरे साल का, तो उनको अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना बहुत जरूरी है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन सारी चीजों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप काफी सारी इंटरेस्ट या पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। अच्छा, जैसे AIS में कई बार मिस रिपोर्टिंग हो जाती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आप जब भी अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉग इन करते हैं और AIS के अंदर जाते हैं, वहां पे आपकी इनकम की डिस्क्रिप्शन होती है। आप अगर देखें तो नीचे एक टैब होता है, आप उस टैब पे क्लिक करेंगे तो उस टैब में आपको रीजन दे रखे होते हैं कि आप इसको ये इनकम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपकी इनकम है, आपकी स्पाउस की इनकम है, पार्शियल आपकी इनकम है, या पूरी इनकम आपकी नहीं है। तो आपको उसके अंदर उस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा कि ये इनकम मेरी नहीं है या मेरी पार्शियल इनकम है। और वो फिर आपसे पूछेगा, अगर आप कहते हैं मेरी पार्शियल इनकम है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, तो आपको उसे वहां मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप वहां पे जाके इसको करेक्शंस कर सकते हैं ये इसकी। हालांकि वो आपको उस समय पोर्टल पे नजर नहीं आएंगे, बट आप वो करेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस बार बजट में काफी लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार कुछ हो, तो आपको किस चीज की उम्मीद है कि ये चीजें हो सकती हैं? सरकार काफी लंबे समय से पेंडिंग है। देखिए, काफी सारे चेंजेस की उम्मीद है इस बारी, क्योंकि अगर आप देखें कायदे से तो सैलरी क्लास के लिए या इंडिविजुअल के लिए इन टोटल अगर मैं कहूँ तो काफी सारे चेंजेस हैं जो काफी समय से नहीं हुए हैं और जिनकी शायद जरूरत भी है। सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम बनाया। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर पिछली बार सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी हमें, बहुत अच्छा था। मगर अगर आप देखें तो हमारी 150 करोड़ की जनता है, आप वो खुद सोशल सिक्योरिटीज अपने लिए खुद देती है, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार इतने लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकती। और शायद इसीलिए 80C की डिडक्शन भी बनाई गई थी कि अगर आप PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, PF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी ताकि लोग खुद सोशल सिक्योरिटीज लें। बट 80C की डिडक्शन जो है, 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसकी डिडक्शन जो है हमारे न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। तो सरकार को, मुझे समझ आता है कि सरकार को कुछ डिडक्शंस, चाहे अगर वो पूरी नहीं भी देती, बट कुछ डिडक्शन जो जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में देनी चाहिए आने वाले बजट में। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो न्यू टैक्स रेजिम की एक हाइजीन थी उस पर असर पड़ेगा? क्योंकि फिर अंतर क्या रह जाएगा? नहीं, टोटली एग्री, बिल्कुल आपकी बात सही है। मगर एक बात इसको समझिए, अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को नहीं लेके आती, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेल्फ एक डिसिप्लिन था जिसके अंदर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, वो जो एक प्रोटेक्शन है वो हट जाती है। आप देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस है, पोस्ट कोरोना सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंस है हेल्थ इंश्योरेंस। आप फोर्सफुली ही करते थे, चाहे ATC के अंदर उसकी डिडक्शन लेने के लिए या 80D की डिडक्शन के लिए, बट अल्टीमेटली आप करते थे। बट वो जो एक हैबिट है हमारी इन्वेस्टमेंट करने की, वो कहीं ना कहीं छूट रही है। इसी तरह से अगर आप देखिए, NDA सरकार थी जो है, उन्होंने 3 करोड़ हाउस होल्ड जो गारंटी दी थी कि 3 करोड़ घर मिलेंगे। बट 3 करोड़ घर की प्रमोशन के लिए या लोगों को उसके लिए एक प्रमोशन देने के लिए कि वो ले ललाइत करने के लिए आपको उनको बेनिफिट्स भी तो देने हैं। आप 24 की डिडक्शन जो है वो नहीं देते इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की, तो जी जी। कोई किस क्यों लेगा? तो आपको अगर अपना सपना पूरा करना है या देश को विकसित करना है और लोगों को ललायत करना है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें या घर लें, तो उसके साथ साथ उनको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिसके लिए वो चाहे फोर्सफुली लें मगर ले चीजों को। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका जी, आपने हमसे बात की, तमाम सवालों का जवाब दिया।
और हम आगे भी आप हमसे बातचीत करते रहिएगा। बजट वाले दिन कोशिश करेंगे हम आपसे एक बार फिर से बात करें, और उम्मीद करते हैं इस बात की कि शायद बजट में इस बार आम आदमी के लिए कुछ राहत जरूर मिले। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू।